जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है एकदम शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद होंगे और बड़े ही शानदार तरीके से एकदम बेहतरीन अंदाज में आप सभी लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी बढ़िया तरीके से अपना रिवीजन भी कर रहे होंगे। जल्दी से आएंगे सभी लोग एक बार और मुझे बताएंगे कैसे हैं आप सबके हालचाल। अभी हमारे साथ हैं सुंदर, नीलम, कुलदीप हैं, अमित हैं, सुमित, सचिन हैं, दुलारी हैं, सोनू हैं, विशाल हैं, आर्मी, स्वाति हैं, गौरव हैं, विधन हैं, मनीषा हैं, राजेश हैं, अभी हैं, अनुज, भारत हैं, शुभम हैं, सोनू शर्मा हैं, प्रियंका हैं, हरीश, जाहिद हैं, राखी हैं, विपिन यादव, उमेश, अरुण हैं। आएंगे सभी लोग एक बार और मुझे बताएंगे आप सभी के हालचाल कैसे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस 10 मिलियन सब्सक्राइबर के लिए। आप सभी उसके हकदार हैं, आप सभी का परिवार है, तो ये शुभकामनाएं आपके लिए बनती हैं। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत 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 सारी शुभकामनाएं, आपके परिवार को इतना बड़ा बनने के लिए, 1 करोड़ का परिवार आपका होने के लिए। चलिए तो शुरू कर दी जाए आज की क्लास। और आज जो हम बात करेंगे, ग्रेविटेशन के कुछ बचे हुए टॉपिक्स पर बात करेंगे। अभी तक हमने जो देखा ग्रेविटेशन में, अभी तक हमने ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण में जो देखा उसको रिवीजन करेंगे। उससे पहले जो हमने देखा है उससे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, तो मुझे बताएंगे आप उस क्वेश्चन का आंसर। और मैं आपसे पूछता हूँ कि पृथ्वी के केंद्र में जी का मान कितना होता है? पृथ्वी के केंद्र में जी की वैल्यू कितनी होती है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ अर्थ? बताएंगे मुझे, सेंटर ऑफ अर्थ में कितनी वैल्यू जी की होती है? गला मेरा बिल्कुल ख़राब हुआ पड़ा है, बहुत 3-4 दिन हो गए, गला बिल्कुल ख़राब है। गला बिल्कुल भी ख़राब है। हाँ, मेरी आवाज़ बिल्कुल नहीं निकल रही है। बहुत ज़्यादा जोर लगाने के बाद थोड़ी बहुत आवाज़ आपको बस सुनाई दे रही होगी। राम राम भाई। तो बहुत सारे सभी बच्चों के आंसर आ गए हैं और बेहतरीन आंसर है आप सभी का। क्या है आंसर? 0। वेरी गुड। तो आंसर आ रहा है आपका 0 कि अर्थ के सेंटर पे जो जी की वैल्यू होती है, ये क्या होती है? 0 होती है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अर्थ के सेंटर पे जी की वैल्यू 0 होती है। बड़ी ही शानदार बात है, वेरी गुड। चलिए अब देखिए, अभी तक जो हमने पढ़ा एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं। वैसे तो आप सभी का दिख रहा है रिवीजन बहुत ही अच्छा है। आंसर अगर आपके बढ़िया आया है इस क्वेश्चन का, तो सबसे पहले हमने पढ़ा किसके बारे में? ग्रेविटी के, गुरुत्वाकर्षण के बारे में, न्यूटन साहब का नियम। उसके बाद हमने देखा बड़े जी के बारे में और फिर हमारी कहानी शुरू हुई छोटे जी से, और हमने देखा किस प्रकार से छोटे जी का मान परिवर्तित होता है, किस प्रकार से छोटे जी का मान बदलता है। सबसे पहले हमने देखा अगर हम पृथ्वी की सतह पर ही रहें तो विषुवत रेखा पर, इक्वेटर पर जी का मान बहुत कम होता है 9.81, और पोल्स पर यानी कि ध्रुवों पर इसका मान बढ़ जाता है जो कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है। उसके बाद अगर हम देखें तो पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर या पृथ्वी में अंदर आने पर जी का मान घटता है, जी की वैल्यू डिक्रीज होती चली जाती है। और अगर अनंत पे बात करें, इनफाइनाइट पे, तो जी का मान 0 होता है। और अगर केंद्र पर बात करें, सेंटर पे बात करें, तो जी का मान सेंटर पे भी 0 ही होता है। ठीक है, चलेगा। आगे हम देखें तो हमने देखा था कि पृथ्वी के घूमने की वजह से भी, घूमने का मतलब अगर पृथ्वी अपनी नॉर्मल गति से ज़्यादा घूमे या नॉर्मल गति से धीमी घूमे तो जी के मान में परिवर्तन होते हैं। और अगर तेज़ी से घूमे पृथ्वी तो जी के मान में इक्वेटर पे वैल्यू में गिरावट आती है। और अगर पृथ्वी स्लो घूमे तो जी का मान इक्वेटर पे बढ़ जाता है, जबकि पोल्स पर कोई भी चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक हो गई थी जी के बारे में सारी बातें। अब अगले मुद्दे पर चलते हैं जिसका नाम है पलायन वेग, यानी कि एस्केप वेलोसिटी। इसका नाम है एस्केप वेलोसिटी यानी कि पलायन वेग। तो देखेंगे एक बार पलायन वेग क्या होता है। सचिन कुमार भैया, आप दोनों कामों को मैनेज करना है। आप पढ़ाते ऐसे कि हमें याद हो जाता है, बहुत बढ़िया। लड्डू खाने से गला खराब हो जाता है। सुरेश कुमार, मेरा गला पहले से ही खराब था। वॉइस प्रॉब्लम नहीं है भाई साहब, गला खराब है। जशनदीप भैया, वॉइस इतनी आ पाएगी आपको। तो एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, पलायन वेग क्या होता है, समझिए। देखो, अगर हम अपने सोलर सिस्टम की बात करें तो जैसे मान लो हमारा प्लेनेट है अर्थ, हमारी जो धरती माता है, भाई दूसरा प्लेनेट कहीं होगा, मान लो मून कहीं यहाँ है, कहीं यहाँ,
और बीच में जो भी प्लेनेट हों, या अर्थ के जस्ट बाद वाला प्लेनेट यहाँ है। अब क्या होगा, हम कहते हैं कि अगर हम किसी सेब को फेंकते हैं तो वो नीचे आ जाएगा, या किसी भी वस्तु को फेंके तो वो नीचे आ जाएगी, पृथ्वी उसको अपनी ओर खींच लेगी। क्या वस्तु को कितनी भी ऊपर फेंका जाए, कितनी भी ऊपर फेंका जाए तो हर जगह से वो नीचे खींच लेगी? क्या मैं कह रहा हूँ मैं बहुत ऊपर फेंक देता हूँ फिर भी नीचे खींच लेगी? नहीं, पृथ्वी की भी उस वस्तु को खींचने की एक लिमिट है। मान लो पृथ्वी की जो सीमा है, पृथ्वी की जो लिमिट है वो यहाँ तक की है, और पृथ्वी कहती है, या मान लो ऐसे है, पृथ्वी की जो लिमिट है वो ऐसे करके है। पृथ्वी कह रही है कि यहाँ तक ये प्लेनेट है पृथ्वी, और ये कह रही है कि यहाँ तक अगर आप किसी भी वस्तु को फेंकोगे तो मैं खींच लूँगी, बाकी अगर इसके बाहर कोई वस्तु चली गई तो फिर मैं उसको नहीं खींच पाऊंगी, क्योंकि दूसरा ग्रह उसको अपनी ओर खींच लेगा। तो जब हमें जो भी उपग्रह, आपने देखा होगा कि अभी हमने चंद्रयान भेजा था तो हमने उसको दूसरे ग्रह पे भेजा था। दूसरे ग्रह पर अगर हम किसी भी उपग्रह को भेजना चाहते हैं तो हमें उसको इतनी तेज फेंकना पड़ेगा कि वो पृथ्वी के इस आकर्षण के क्षेत्र से, अट्रैक्शन के एरिया से बिल्कुल बाहर चला जाए। उसके लिए हमें इसको बहुत तेज़ी से फेंकना पड़ेगा, बहुत तेज़ी से। कितनी तेज़ी से फेंकना पड़ेगा? हमें फेंकना पड़ेगा, अगर पृथ्वी से फेंकना चाह रहे हो तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से हमें इसे फेंकना पड़ेगा। याद रखना कि पेपर में ऑप्शन ऐसे भी मिलेगा 11.2 मीटर पर सेकंड, लेकिन मीटर पर सेकंड सही नहीं होगा, किलोमीटर पर सेकंड आपका सही आंसर होगा। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। रॉकेट जो छोड़े जाते हैं वो इसी वेग से छोड़े जाते हैं। सोचिए कितना ज़्यादा है कि एक सेकंड में इतनी तेज फेंको कि एक सेकंड में वो 11.2 किलोमीटर की दूरी तक चली जाए, 11.2 किलोमीटर की दूरी तक वो चली जाए। क्या आपको समझ में आई मेरी बात? क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? बताएंगे। अट्रैक्शन एरिया कितना है सर? मुस्कान दी ये सब बातें नहीं पूछनी है। जितना अट्रैक्शन एरिया दुनिया के किसी पेपर में तुमसे नहीं पूछा जाएगा। मैं मान सकता हूँ विज्ञान पढ़ रहे हो, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अगर उन बातों का हम जवाब देने लग जाएं तो बहुत सारी चीज़ें और समझनी पड़ेंगी, उसके लिए समय नहीं है, बहुत सारा हो जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बस इतना समझना है कि 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से फेंकना है। ठीक है, चलिए। तो उसको कहते हैं पलायन वेग। अब देखिए, किसी भी ग्रह के किसी भी वस्तु को खींचने की जो क्षमता है, गुरुत्वाकर्षण बल जो है, अट्रैक्शन फोर्स जो है, वो निर्भर करता है उस ग्रह के द्रव्यमान पर, आकार पर, कि वो ग्रह कितना बड़ा है, और जितना बड़ा होगा उतना ही उसका द्रव्यमान यानी कि मास भी ज़्यादा होगा। और चंद्रमा हमारे ग्रह से छोटे साइज का है, तो चंद्रमा पर जी की वैल्यू भी कम है, पृथ्वी की 1/6 है, तो चंद्रमा पर पलायन वेग भी कम है, चंद्रमा पर एस्केप वेलोसिटी भी कम है। अगर पृथ्वी के लिए आप इसको देखेंगे तो ये 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होती है, लेकिन चंद्रमा के लिए, मून के लिए इसकी वैल्यू 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। मून के लिए इसकी वैल्यू 2.4 किलोमीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, मून के लिए इसकी वैल्यू 2.4 किलोमीटर पर सेकंड होती है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ये हो गई आपकी एस्केप वेलोसिटी यानी कि पलायन वेग। चलिए, तो पलायन वेग से यही प्रश्न आएगा कि पलायन वेग क्या होता है, पृथ्वी के लिए कितना होता है और चंद्रमा के लिए कितना होता है। बाकी सारे ग्रह के नहीं पूछे गए हैं। शुभम, आप किसी का भी एग्जाम्पल ले सकते हो जिसको आपने पृथ्वी से बाहर भेजा हो, किसी और ग्रह पे भेजा हो। मैं इस बात पे बार बार जोर दे रहा हूँ क्योंकि एक दूसरी परिभाषा और आएगी हमारे सामने। अब सुनिए, एक दूसरी परिभाषा और आती है जिसका नाम है कक्षीय चाल, ऑर्बिटल स्पीड। क्वेश्चन आता है कि बताइए पृथ्वी के लिए कक्षीय चाल कितनी है, पृथ्वी के लिए कक्षीय चाल कितनी है। ऑप्शंस होंगे 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, पहला ही ऑप्शन। बच्चे इसी को टिक करके चले आते हैं, लेकिन ये ऑप्शन नहीं होता है क्योंकि 11.2 किलोमीटर पर सेकंड तो पलायन वेग होता है, एस्केप वेलोसिटी होती है, एस्केप वेलोसिटी होती है
ऑर्बिटल स्पीड नहीं होती है। पहले समझिए ऑर्बिटल स्पीड होती क्या है। देखिए, आप जब पृथ्वी से किसी दूसरे ग्रह पर किसी वस्तु को भेजेंगे तब आपकी चाहत होगी कि यह वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाए, यानी कि यह वस्तु पृथ्वी के ग्रेविटेशनल एरिया को पार कर जाए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में ही घूमती रहे, अच्छा किस चीज़ के लिए हम ऐसा चाहते हैं? आपने अवश्य सुना होगा कि मौसम की जानकारी आपको 8 दिन 10 दिन पहले ही मिल जाती है। किसके कारण मिल जाती है? पृथ्वी के आसपास घूम रही सैटेलाइट्स के कारण मिल जाती है। आपने सुना होगा जो आपका फ़ोन ऑन पे बातचीत होती है, टेलीकम्युनिकेशन जितना भी होता है, ये इन ही सैटेलाइट्स की वजह से होता है, ये इन ही उपग्रह की वजह से होता है। समझे? तो बहुत सारे उपग्रह हम दूसरे ग्रहों पर भेजते हैं, जैसे अभी हमने चंद्रयान में भेजा था, और बहुत सारे उपग्रह हम अपने ग्रह के आसपास भी घुमाते हैं। तो पृथ्वी के आसपास भी हम चाहेंगे कि कोई सैटेलाइट घूमती रहे जो हमें पृथ्वी के बारे में सारी जानकारी देती रहे। तो मुझे आप ये बताइए कि अगर आप किसी सैटेलाइट को पृथ्वी के आसपास घुमाते रहना चाहते हैं तो क्या आप कभी ये चाहेंगे कि ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार करके चली जाए? क्या आप कभी चाहेंगे कि ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को पार करके चली जाए? ज़रा मुझे एक बार यस या नो करके बताइए, क्या आप कभी चाहेंगे? यस या नो करके बोलेंगे। इतना बताइए, और जो बच्चे नोट कर रहे हैं वो आराम से इसको नोट कर लो, तब तक फलायन वेग को नोट कर लो, बाकी सब बच्चे मुझे बताइएगा। सर इस क्लास से एसएससी जेईई के लिए बेनिफिट हो सकता है क्या? पंकज पाल, जीएस के अंडर में जो साइंस आएगी आपकी, उसमें फिजिक्स सेगमेंट 100% कवर हो जाएगा। नहीं चाहेंगे? कोई भी नहीं चाहेगा। तो एक ऐसी चाल जो केवल उस वस्तु को दी गई है कि वो पृथ्वी की कक्षा में ही घूमती रह सके, उसको बोला जाता है कक्षीय चाल, ऑर्बिटल स्पीड। और ऐसा वेग जो किसी ग्रह को दिया गया है कि वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार कर जाए, उसको बोलते हैं पलायन वेग। तो कक्षीय वेग इससे कम ही रखा जाता है, कक्षीय वेग को इससे कम ही रखा जाता है। और अगर हम पृथ्वी के लिए कक्षीय वेग देखें, क्योंकि ये भी हर एक ग्रह के लिए अलग अलग होगा, पृथ्वी के लिए कक्षीय वेग यानी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी फॉर अर्थ, ऑर्बिटल वेलोसिटी फॉर अर्थ होती है 7.9 किलोमीटर पर सेकंड। ऑर्बिटल वेलोसिटी अर्थ के लिए 7.9 किलोमीटर पर सेकंड होती है। 7.9 किलोमीटर पर सेकंड अगर ऑप्शन में होगा तो आप इसको सही टिक करेंगे। तो पलायन वेग से कक्षीय चाल को हमेशा कम रखा जाता है। एस्केप वेलोसिटी से ऑर्बिटल वेलोसिटी को हमेशा ही कम रखा जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों तरह की वेलोसिटी को बड़े ही अच्छे तरीके से आपको देखना है। भैया बर्ड अर्थ से कितनी ऊपर तक फ्लाई कर सकती है? अवनीश यादव, मुझे ये बताओ कि जब तुम शादी में अपनी में जाओगे और तुम्हारे कोट का एक बटन टूट जाएगा तो क्या होगा? भाई जैसे तुम मुझसे कुछ भी पूछ रहे हो, मैं भी तुमसे कुछ भी पूछूं, भाई साहब वो प्रश्न नहीं आएगा पेपर में, परेशान मत होइए यार। अब ऐसा थोड़ी है कि तुम कुछ भी पूछो, ज़रूरत भी नहीं है। हाँ, इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा तो ज़रूर पूछिए। वो क्या बात है कि भैया सुमित कुमार सर बुक में 11.2 दिया गया है। सुमित कुमार, तुमने सब कुछ यार गड़बड़ कर दिया मेरे भैया। मात्रक के बगैर कोई भी चीज़ कैसे संभव है? कक्षीय चाल अगर 11.2 दिया तो वो गलत है। कक्षीय चाल 7.9 ही होती है, जो तकरीबन 8 होती है। जब एक बार नोट हो जाए तो कृपया थम्स अप कर दें।
सुमित यादव, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, एक दिन रेस्ट कर लो आप। अरे सुमित यार, रेस्ट आपका एक छुट्टी हो जाएगी, जब हम लोग प्रयागराज जाएंगे तो वो छुट्टी हो जाएगी, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि कोई छुट्टी उससे पहले ना ली जाए, ज़्यादा छुट्टियाँ ठीक नहीं है। ठीक है भाई साहब, बढ़िया पढ़ा रहे हैं, पूरा समझ में आ रहा है, वेरी गुड। चलो अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। ये हो गई आपकी ऑर्बिटल स्पीड। अब देखिए हमने पढ़ा था कि जो न्यूटन साहब का गुरुत्वाकर्षण का नियम था, ये सर केपलर के नियम से ही निकला था। न्यूटन साहब का गुरुत्वाकर्षण का नियम सर केपलर के नियम से ही निकला था, केपलर्स लॉ से ही निकला था। अब देखिए केपलर साहब ने अपने 3 नियम दिए थे, और इनमें से जो तीसरा नियम है उससे न्यूटन साहब ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। समझते हैं कि केपलर साहब के क्या नियम थे। तो केपलर साहब ने 3 नियम दिए, जिसमें जो पहला नियम था ये आपका इसे कहा जाता है कक्षाओं का नियम। क्यों कहा जाता है? क्योंकि केपलर साहब ने इसमें ये बताया, देखिए ये तो कोपरनिकस साहब ने बता दिया था कि सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, लेकिन वो ये नहीं बता पाए थे कि वो किस तरीके से घूमते हैं। तो लोग क्या मानते थे? लोग ये मानते थे कि जैसे सूर्य है, ये हैं भैया सूर्य महाराज जो सब पे दादागिरी चला रहे हैं, सबको अपनी ओर घुमा रहे हैं। और मान लो ये कोई प्लेनेट है, कोई भी ग्रह है, जैसे मान लो पृथ्वी ही है, तो सब मानते थे कि सब इसके आसपास गोल 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 ऐसे घूमते हैं। लेकिन केपलर साहब ने कहा कि ऐसा नहीं है, ये ग्रह गोल गोल नहीं घूमते हैं, ये ग्रह सूर्य के चारों ओर इस तरीके से घूमते हैं। जैसे ये मान लो अपनी पृथ्वी है, तो ये सूर्य के चारों ओर ऐसे ऐसे घूमेगी, ऐसे ऐसे करके। तो जैसे इसको घूमने को आप गोल कहते हो, तो ऐसे घूमने को आप कहते हो दीर्घवृत्त। क्या बोलते हो? ये जो रास्ता है, इस रास्ते को बोलते हो दीर्घवृत्त, यानी कि एलिप्स। एलिप्स। तो प्रथम नियम में केपलर साहब घूमने के रास्ते को बताते हैं कि जो भी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ये दीर्घवृत्त में घूम रहा है, ये दीर्घवृत्त में घूम रहा है, यानी कि ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है। ठीक है, इसीलिए इस नियम का नाम कक्षाओं का नियम है, क्योंकि घूमने के रास्ते को हम कक्षा कहते हैं। हर एक घूमने के रास्ते को हम क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। और एक कक्षा किस तरह की है? दीर्घवृत्त की है। जैसे तुम्हारे स्कूल में बहुत सारी कक्षाएं रही होंगी, लेकिन कोई 7th की थी, कोई 8th की थी, तो यहाँ पे हर एक कक्षा का एक नाम है। ठीक है, तो प्रश्न आएगा कि केपलर साहब के पहले नियम का अन्य नाम क्या है? तो केपलर साहब के पहले नियम का नाम है कक्षाओं का नियम। अखिलेश कुमार, आपकी तबीयत खराब है, आप हम लोगों के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, लव यू। चलिए, आप सबका बहुत सारा प्यार है, लेकिन मैं तो मानता हूँ कि हम यहाँ पे अगर खड़े हैं तो हमारी भी ड्यूटी है, हमारा भी फ़र्ज़ है। कुछ ऐसा नहीं है कि भाई मैं कोई बहुत बड़ा बलिदान कुछ जैसा कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब मुझे लगता है कि यार अगर है पॉसिबल है तो कर लें भाई। ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा कम पढ़ लेंगे, लेकिन कम से कम छुट्टी होने पे बड़ा मुझे तो बेकार लगता है यार। छुट्टी हो गई, बच्चा आया होगा, वेट करके गया होगा, थोड़ा कम पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी वजह हो, लेकिन पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे ज़रूर। सर पलायन वेग को एक बार दिखा दो। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, मैं पलायन वेग को दिखाई देता हूँ, आराम से नोट कर लो। ये लो, नोट कर लो, कर लीजिए आराम से नोट। और मुझे जब तक ये भी बता दो कि क्या आपको पहला नियम समझ में आ गया। बस गहराई में मत जाओ, ज़्यादा गहराई में मत जाओ कि क्या होता है, कैसे होता है। बस इतना समझ लो कि ठीक है, सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर इस रास्ते पर घूमते हैं, बस यही पूछा जाएगा। उम्मीद हो गया होगा नोट। जिनका नोट नहीं हुआ वो आराम से इसको नोट कर लीजिए। बहुत बढ़िया, सभी को एकदम क्लियर है, वेरी गुड, सभी को समझ में आ गया है। 25 को आप मिलूंगा प्रयागराज में। बहुत बढ़िया सुमित, ज़रूर 25 को प्रयागराज में आप मिलना, बड़ा अच्छा लगेगा। तो ये हो गया केपलर साहब का पहला नियम। अब चलते हैं केपलर साहब के दूसरे नियम पर, और दूसरा नियम बहुत ही गजब का नियम है, बड़ा ही मज़ेदार नियम है। दूसरे नियम में केपलर साहब क्या बताते हैं? देखिए, इन चीज़ों को सीधा सीधा याद रखना है, और कहीं ना कहीं आप
इन चीज़ों को ज्योग्राफी में पढ़ते हुए भी आए हैं। तो केपलर साहब ये बताते हैं कि जब कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है तो ये समान समय में समान ही क्षेत्रफल तय करेगा, समान समय में समान क्षेत्रफल तय करेगा, यानी कि इसकी जो चाल है वो नियत रहेगी। भाई समान समय में अगर कोई चीज़ समान दूरी तय करे तो हम क्या कहेंगे कि ये समान चाल से चल रही है। अगर सेम टाइम में कोई भी बॉडी सेम डिस्टेंस ट्रेवल करे तो हम कहेंगे कि इसकी स्पीड सेम है। तो ये जो ग्रह है ये समान समय में समान क्षेत्रफल तय करेगा। मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर ये 1 सेकंड में आया है तो इतनी ही दूरी ये भी अगले 1 सेकंड में ही आएगा। ये समान समय में समान क्षेत्रफल को तय करेगा। ठीक है, क्लियर है सर? पृथ्वी भी ग्रह है, बताओ सर। अरे भाई साहब सुरजीत यादव, तुम कहाँ थे यार अब तक? आपको तो बिल्कुल बेसिक्स नहीं पता भाई। पृथ्वी भी बिल्कुल एक ग्रह ही तो है, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, कोई भी ग्रह समान समय में समान क्षेत्रफल तय करेगा। पहली बात तो उन्होंने ये बताई, इसको सीधा याद रखो। दूसरी बात वो क्या बताते हैं कि जब कोई भी ग्रह सूर्य से सबसे ज़्यादा दूरी पर होगा। भाई सबसे ज़्यादा दूरी का पॉइंट कौन सा है? सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर ये बिंदु है और सूर्य के सबसे नज़दीक ये वाला पॉइंट है। तो जब कोई भी ग्रह सूर्य के सबसे ज़्यादा दूर होगा तो उसकी चाल सबसे कम होगी। जैसे मान लो यहाँ से घूम रहा है ऐसे, तो यहाँ आते आते ये धीमा हो जाएगा। इस पॉइंट पर चाल सबसे कम होगी, सबसे कम। फिर इसकी चाल बढ़ेगी और इस पॉइंट पर रेड कलर के पॉइंट पर इस पर इसकी चाल सबसे ज़्यादा होगी। तो जब आएगा यहाँ तो सबसे स्लो इस पॉइंट पे होगी और फिर सबसे ज़्यादा फास्ट इस पॉइंट पर होगी। तो याद रखना ये जो पॉइंट्स हैं इनको ज्योग्राफी की भाषा में बोला जाता है, इसको बोला जाता है पेरिजी। पेरिजी का मतलब जो पास में हो, और इसको बोला जाता है एपोजी। एपोजी। पेरिजी का मतलब क्या हो गया? पेरिजी का मतलब उपसौर हो गया और एपोजी का मतलब क्या हो गया? अपसौर। पेरिजी का मतलब क्या हो गया? अपसौर। अप माने बुरा जो दूर है हमसे, और उप मतलब जो हमसे पास है, ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, तो पेरिजी पर क्या होगा? पेरिजी पर क्या होगा? जब सूर्य के सबसे पास होगा तो चाल कैसी होगी? सबसे ज़्यादा होगी। और जब ये सबसे दूर होगा कोई भी ग्रह तो इसकी चाल सबसे कम होगी, सबसे स्लो हो जाएगी इसकी स्पीड। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया। सुमित कह रहे हैं मुझे 800 रुपये वापस लेने हैं RWA से सिलेक्शन के बाद में। चलिए खैर सुमित, तुम्हारे इरादे तो बड़े ही मजबूत हैं, बहुत बढ़िया। मैं तो कहता हूँ भगवान करे कि तुम्हारा सिलेक्शन हो। लेकिन यार तुम कैसे आदमी हो भाई? पहले के जो शिष्य हुआ करते थे वो गुरुओं के लिए अपने अंगूठे तक दे दिया करते थे, और तुम यार जो पैसा दिया उसे भी ले रहे हो? है तेरी। चलो इसको नोट कर लो, ठीक है, सारे पॉइंट्स नोट कर लो जल्दी से। क्या आदमी है यार। करण कह रहे वाह गुरुजी आपके पढ़ाने का अंदाज कुछ अलग है। चलिए बहुत सारा आभार। कोई बात नहीं है भूपेंद्र यार, उतना तो तुम समझ सकते हो। सेटेलाइट में फ्यूल नहीं डलता है। मैं हमेशा कहता हूँ वैसे क्वेश्चन पूछो जो पेपर में आने वाले। ठीक है, मैं बता ही देता हूँ, ये पेपर में कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा सेटेलाइट में फ्यूल नहीं डलता तो वो कैसे चलती है। आपने देखा होगा सेटेलाइट में हमेशा तो पंख से निकले होते हैं, वो सोलर प्लेट होती हैं, सूर्य की एनर्जी लेता है और उससे चलता है। भैया मेरे गले में पता नहीं क्या हो रहा है, आवाज़ बाहर नहीं निकल रही है। जरा मुझे बताएंगे क्या इतना आपको क्लियर है? बहुत सारा आभार भाई विकास कुमार, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है जी, चलिए अब देखो प्रश्न आएगा कि अगर ये दूर जाने पर, सबसे दूर जाने पर स्लो हो रहा है और सबसे नज़दीक आने पर पास हो रहा, मतलब तेज हो रही है इसकी गति। ऐसे याद रखो, जब पेपर नज़दीक आता है तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है। हो गया याद कि अगर सूर्य के ग्रह नज़दीक है तो उसकी गति तेज हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है? तो इसको सीधा याद रखना, इसकी गहराई में मत जाना। ये मत कहना समझ नहीं आया, समझना है भी नहीं। बस इतना ही प्रश्न बनेगा कि कोणीय संवेग नियत रहता है। कोणीय संवेग नियत रखने के लिए, एंगुलर मोमेंटम को नियत रखने के लिए ऐसा होता है। अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो भैया मुझे एक क्लास 1 घंटे की इस लाइन को समझाने के लिए चाहिए, इसलिए हमें कोई ज़रूरत भी नहीं है, उससे प्रश्न कभी आएगा भी नहीं।
ठीक है जी, चलिएगा। तो ये हो गए केपलर साहब के 2 नियम। नोट हो जाए तो कृपया एक बार थम्स अप कर दीजिएगा। भाई मैं मान सकता हूँ कि मेडिसिन लो, दवाई लो, लेकिन दिक्कत क्या है कि मुझे, आपको नहीं पता होगा शायद, एक साइनस की बीमारी होती है, उसका इशू था। उसकी सर्जरी भी करवाई थी मैंने जुलाई अगस्त में। उसमें क्या होता है कि साइनस से प्रभावित लोगों को ठंड बहुत जल्दी से पकड़ती है और हमेशा जुकाम रहता है। तो सर्जरी कराने की वजह से जुकाम उखाम तो खैर नहीं रहता, वो तो सब ठीक है, हेडक वेडक नहीं रहती है, बट ये चीज़ें अभी भी है कि सर्दी बहुत जल्दी से पकड़ती है मुझे। सर अंगूठा दे देंगे तो अनफिट हो जाएंगे। अरे मजाक कर रहा हूँ यार। चलो, तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, दूसरा नियम भी आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बढ़िया, नोट हो गया। अब चलते हैं केपलर साहब के तीसरे नियम की तरफ। केपलर साहब का तीसरा नियम, हाँ, दूसरे नियम से एक प्रश्न और बनेगा कि दूसरे नियम को किस नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दूसरे नियम का अन्य नाम है क्षेत्रफल का नियम, लॉ ऑफ एरिया। इसे क्षेत्रफल के नियम के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं केपलर साहब के थर्ड लॉ की तरफ। थर्ड लॉ, केपलर साहब का तीसरा नियम। केपलर साहब का तीसरा नियम यानी कि थर्ड लॉ। ठीक है, देखो थर्ड लॉ क्या होता है, तीसरा नियम क्या होता है। तीसरे नियम में वो ये बताते हैं, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर अपना चक्कर कितने समय में लगाता है। कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर अपना चक्कर कितने समय में लगाता है। हमें इस नियम को नहीं पढ़ना, इस नियम से कभी प्रश्न नहीं आएगा। बस इस नियम से ये पूछा जाएगा कि तीसरे नियम को क्या कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, परिक्रमण काल का नियम। बस इतना सा याद रखना, मेरा वादा है, परिक्रमण काल का नियम, मेरा वादा है कि इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। इस नियम को क्या कहा जाता है, परिक्रमण काल का नियम। यही प्रश्न बनेगा बस इससे कि लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, ये किस बारे में बताता है, इस बात को भी लिख लेते हैं। ये बताता है कि किसी ग्रह द्वारा चक्कर पूरा करने में कितना समय लिया जाएगा। किसी ग्रह द्वारा एक चक्कर पूरा करने में, इसको ऐसे लिख लेते हैं, किसी ग्रह के द्वारा एक चक्कर पूरा करने में या एक चक्कर में कितना समय लगेगा। एक चक्कर में कितना समय लगेगा, यानी कि टाइम पीरियड लिखना ज़्यादा बेहतर रहेगा। टाइम पीरियड, या टाइम ही लिखें, टाइम पीरियड तो अपने आप में वही हो जाएगा। टाइम पीरियड टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा, ई हो गया रेवोल्यूशन। वन रेवोल्यूशन, एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा। वैसे ये सब बातें नहीं पूछी जाती, मैं वादा करता हूँ केवल प्रश्न इतना बनेगा कि तीसरे नियम का अन्य नाम क्या है, तो आप कह देना कि ये परिक्रमण काल का नियम है। नोट करेंगे और इसी के साथ ये चैप्टर आपका ख़त्म भी हो जाता है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर चलेगा वो चलेगा आपका प्रेशर यानी कि दाब। और मैं सोच रहा हूँ दाब को हम कल से शुरू करें, क्योंकि आज मेरी बोलने की स्थिति बहुत ज़्यादा है नहीं। बस ये था कि ठीक है आधा घंटे तो पढ़ लिए कम से कम, ऐसा तो नहीं है कि छुट्टी हुई हो। तो प्यारे बच्चों क्षमा चाहूँगा, मैं ज़्यादा बहुत नहीं बोल पा रहा हूँ, बड़ा गले में दर्द हो रहा है, तो माफ़ी चाहूँगा आपसे। इस क्लास को मैं यहीं तक रखूँगा और कल हम दाब की क्लास शुरू करेंगे, प्रेशर की क्लास शुरू करेंगे भूपेंद्र जी। ठीक है, परिक्रमण गलत लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, सही कर लो यार। इतना तो मैं आपको समझदार समझता ही हूँ। परिक्रमण, ये तो शायद कोई भी कर लेता है यार, तुम भी क्या बात करते हो हैं। परिक्रमण, ठीक है, अब सही है। चलो तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय, नमस्कार।